गुडविल का मीनिंग, डेफिनेशन, गुडविल किन रीज़न से जनरेट होती है, सर गुडविल। मेरे को वो रेशियो वाली बात समझ में नहीं आई। रेशियो वाली कौन सी? सर वो जो रेशियो में डिवाइड करते हैं, अनइक्वल रेशियो होता है तो उसको इक्वल रेशियो में, ये वाला जो टॉपिक आप पढ़ा रहे थे। गुडविल चैप्टर में यस सर। कौन सा टॉपिक ऐसा अनइक्वल रेशियो वाला? अरे सर रेशियो वाला था ना। क्वेश्चन नंबर बताओ। सर क्वेश्चन में नहीं, टॉपिक था कोई सा। भाई टॉपिक देखो, हमने गुडविल का मीनिंग डेफिनेशन पढ़ा है, गुडविल क्यों जनरेट होती है उसके रीजंस पढ़े हमने फीचर्स में आठ कुछ दस। था। फीचर्स ऑफ गुडविल हमने पढ़े हैं कि गुडविल के क्या क्या फीचर्स हैं। गुडविल के वैल्यूएशन के कई सारे मेथड होते हैं, अभी हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पर हमने पढ़ा है, और आगे अभी हम मेथड्स पढ़ेंगे। हर मेथड से अलग अलग वैल्यू आई गुडविल की, ये बात मेन ध्यान रखने की, हर मेथड विल गिव डिफरेंट वैल्यू फॉर गुडविल। ओके। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो इसका आप बोल रहे हो? हाँ। ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो यस इसका आप सर, बोल रहे हो? यही वाली टॉपिक। इसका आप बोल रहे हैं? ओके, सो हमने एक और टॉपिक इसके अंदर पढ़ा था कि गुडविल वैल्यूएशन कब कब हमें करना होता है, गुडविल वैल्यूएशन करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, कब ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमने कुछ रीज़न्स पढ़े थे कि गुडविल वैल्यूएशन कब कब करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनर्स हैं बिजनेस में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका चेंज हो गया तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना, ये अलग अलग टाइम है जब हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ये सब जो आगे सब चैप्टर्स आएंगे, हर एक चैप्टर में गुडविल की एंट्रीज आएगी आपकी। तो हमने एग्जाम्पल के लिए समझा था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर्स का हो रहा है तो मुझे गुडविल वैल्यूएशन की क्या ज़रूरत है, क्यों मुझे गुडविल का वैल्यूएशन वहाँ पे करना है। देखिए गुडविल एक असेट है ना, गुडविल एक असेट है। जब बिज़नेस दो जनों ने मान लीजिए 2010 के अंदर इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया, ए और बी ने, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, मतलब बराबर बराबर प्रॉफिट ये लोग आपस में बांटते थे। ये गुडविल एक असेट है, 5 लाख रुपए का एक असेट है। अगर किसी दिन ये बिज़नेस बिका या इस असेट को बेचा गया किसी दिन, मतलब बिज़नेस बिकेगा तभी असेट गुडविल भी बिकेगा, तो इसमें से दोनों जनों को आधा आधा मिलेगा, आधा इसको मिलेगा आधा इसको मिलेगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 ही रहता है तो। लैंड को भी हटा देते हैं ऐसे। मान लीजिए कि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हो गया, 3:1 हो गया 2020 से, गुडविल का नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हो गया। अब जब 3:1 हुआ, उसके बाद अगर मान लीजिए इस बिज़नेस को बेचा जाता है, 2020 में रेशियो चेंज होने के बाद, नाउ इफ़ द बिज़नेस इज़ सोल्ड, अब ये बिज़नेस बेचा गया, तो ये जो गुडविल है इसमें से किसको क्या मिलेगा, ए को 3 मिलेगा, बी को 1 मिलेगा, 3:1 के रेशियो में बटेगा, क्योंकि जब बिज़नेस बेचा गया उस दिन तो 3:1 का ही रेशियो है। ठीक है बात, रिम्मी समझ आया अब तक? यस। है ना, ओरिजिनल रेशियो 1:1 था, तो ए और बी को आधा आधा मिलता, अगर रेशियो चेंज होने से पहले गुडविल को बेचा जाता तो। लेकिन ये 2020 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हो गया, तो बिज़नेस को अगर अब बेचा जाएगा तो ए को फ़ायदा होएगा, बी को नुकसान होएगा। तो बी ये नुकसान क्यों उठाए। बी बोलेगा कि भाई गुडविल की वैल्यू तो साथ साथ मिल के बनाई थी, भाई जब बिज़नेस शुरू किया जब तो जीरो थी वैल्यू, जब बिज़नेस शुरू किया गुडविल जीरो था, फिर अच्छे से मेहनत से काम किया तो जो उसमें एक एसेट डेवलप हो रही है उस पे दोनों का बराबर बराबर का हक था 2020 तक। 2020 के बाद जो गुडविल बनेगी उसमें फिर 3:1 हो जाएगा, 2020 तक तो बराबर का हक था। ठीक है बात, यस सर। है ना। तो क्या करेंगे कि 2020 में गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, 2020 में गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, मान लिया इसको यहाँ रख लेते हैं 5 लाख रुपए। अब ए को कितना फ़ायदा हो रहा है, पहले ए को आधा आधा मिल रहा था, अब ए को 3/4 मिल जाएगा,
है ना, पहले ए को आधा हिस्सा मिल रहा था, अब 3/4, तो चौथाई का फ़ायदा हो गया उसको, 1/4 का उसको फ़ायदा हो गया। और बी को यहाँ पर पहले आधा मिल रहा था, अब उसको 1/4 ही मिलेगा, तो उसको 1/4 का नुकसान हो गया। तो इस 5 लाख रुपए में से 1/4 जितना ए को फ़ायदा हुआ वो बी को दे देगा, और बी को जो नुकसान हो उसकी भरपाई यहाँ पर हो जाएगी। ये सब डिटेल में हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। भैया मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है। मेथड नहीं समझना कि 1/4 2/4 क्या है, वो सब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। पर गुडविल का वैल्यूएशन करना क्यों पड़ा उसका कारण ये है। समझ आया? यस सर। है ना, बस कंसेप्ट समझ लो कि हाँ भाई, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। अब अगर भविष्य में उस गुडविल को बेचा जाएगा तो 3:1 में मिलेगा फिर, जबकि 10 साल तक जितनी गुडविल बनी है, जितनी एसेट की है, उस पर तो आधा आधा हक है दोनों का। तो 10 साल में जितनी गुडविल बनी उतनी वैल्यू में से जितना फ़ायदा ए को मिल रहा है उतना वो बी को दे देगा। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसमें से उतना हिस्सा दे देगा, उसको अभी कंपेंसेट कर देगा वो। ये प्रोसेस होता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। इसी तरह से एडमिशन के टाइम भी नया पार्टनर आता है, उसको उस गुडविल में से हिस्सा मिलने लग जाता है। पुराने पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ते हैं और नए वाले को मिलता है ना, तो वो नया वाला उसको कंपेंसेट करे। जैसे मान लो आप लोग दोनों जने हैं, आप लोग रोज़ पिज़्ज़ा मंगा के खाते हो, तो आधा आधा आपके खाने में आता है। आपके पड़ोस में एक नई लड़की रहने आ गई, वो बोला यार मेरे को भी अपनी टीम में ले लो, तो आपने बोला ठीक है, तीनों जने मिल के खाएंगे पिज़्ज़ा। तो अब क्या हुआ कि आपको रोज़ आधा आधा खाने को मिलता था, 1/3 ही मिलेगा आपको, आपका हिस्सा कम हो गया, आपने अपना हिस्सा उसको दे दिया। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में इस तरह से होता है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना हिस्सा नए को दे देते हैं। तो नए को जो फ़ायदा हो रहा है, जो उसको उनसे गेन मिल रहा है, उस गेन के लिए नया वाला उनको कुछ पेमेंट करता है। वो हम एडमिशन वाले चैप्टर में सीखेंगे। समझ आया? यस सर। है ना, तो ये सिर्फ कंसेप्ट समझना, कैलकुलेशन में नहीं जाना, सिर्फ ये समझना है कि हाँ इन टाइम पे गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, और हल्का हल्का सा समझ आ जाना चाहिए भाई इस कारण से ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट्स मेथड देखा। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन अगर बोलता है कि 3 साल के प्रॉफिट्स ले लो, 4 साल के ले लो, 5 साल के ले लो, जितने भी साल के बोल रहे हैं, सिंपल एवरेज निकालनी है। अरिथमेटिक मीन आप निकालते थे, वो सिंपल एवरेज ही होता है। जो स्टैटिस्टिक्स में आपने 11th में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक मीन पढ़ा था सर 5 क्लास में पढ़ा। कहाँ पे? 5 में पढ़ा था, 5th क्लास में? यस सर। ओके। और 11th में पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में? यस सर। तो जो अरिथमेटिक मीन होता है ना, वो सेम उसी को कॉमन भाषा में एवरेज बोला जाता है, सिंपल एवरेज। तो अरिथमेटिक मीन में भी आप क्या करते हो, सारे उनको जोड़ लेते हो और डिवाइड मार देते हो कितने आइटम है। तो सिंपल एवरेज वही चीज़ है अरिथमेटिक मीन। तो एवरेज निकाल लेना है, सारे प्रॉफिट्स का एवरेज निकालो, फिर कितने साल वो प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट अर्न होता रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको लिख के देगा नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाता है। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर वो ऐसा लिखा हो सकता है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स ऐसे लिखा हो सकता है, या फिर वो आपको परसेंटेज में भी दे सकता है, 200% या 300%, इस तरह से भी वो लिख करके आपको दे सकता है। तो जैसे यहाँ 3 है नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, इसको नंबर ऑफ़ टाइम्स में लिखा होगा तो 3 लिखा हुआ आएगा, परसेंटेज में लिखा हुआ आएगा तो ये 300% लिखा हुआ आएगा। तो जैसा भी आपको लिखा हुआ मिले, तीनों बातों का मीनिंग इज सेम। अगर 1 होगा नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, अगर 1 होता है तो नंबर ऑफ़ टाइम्स में 1 लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर 100% लिखा हुआ आएगा। अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज 5 है तो टाइम्स में अगर लिखेंगे तो 5 लिखेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे तो 500% लिखेंगे। तो ये पढ़ के हमें कंफ्यूज नहीं होना, एवरीथिंग हैज़ अ सेम मीनिंग। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का तरीका। पर इसमें क्या होता है कि हमें साथ में अगर कोई एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन हुई है तो उस एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हटाना पड़ता है। क्यों हटाना पड़ता है? बिकॉज गुडविल फ्यूचर का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट हो रहा है कि भाई आज मैं इस बिज़नेस को ख़रीद रहा हूँ किसी से, तो भविष्य में मुझे कितना प्रॉफिट अर्न होएगा, वो मैं कैसे जान रहा हूँ? पास्ट प्रॉफिट के बेस पे मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ। अब अगर पास्ट प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल खर्चा था या एबनॉर्मल इनकम थी, तो वो तो मुझे आगे होने वाला नहीं है। तो इसलिए उस एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल एक्सपेंस का इम्पैक्ट हटा देते हैं, ताकि हमें बिल्कुल नॉर्मल वाला प्रॉफिट पता पड़ जाए कि कैपेसिटी कितनी है उस बिज़नेस की प्रॉफिट अर्न करने की।
तो एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में एडजस्टमेंट्स का ही थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, और यस एडजस्टमेंट्स वाला एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया था 7 वाला। अब हम 8 पे आ जाते हैं। मधु एंड विधि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मधु और विधि दो पार्टनर्स हैं और 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट मन्नू एज अ पार्टनर। नए पार्टनर को ले रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में तो सिर्फ गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो नया पार्टनर आ जाए और ये सब चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ गुडविल की वैल्यू निकालनी है। फिर एडमिशन के टाइम जर्नल एंट्रीज क्या होती है वो सब हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्या क्या टर्म्स में आया मन्नू? मन्नू विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। 2/5 शेयर उसको मिलेगा प्रॉफिट का। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कैसे वैल्यूएशन करना है? 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मिल गया 2 है। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना अच्छा है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट क्या क्या है? 2022, 21 और 20। 2020 में था प्रॉफिट 1,10,000। 2020 में प्रॉफिट था 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट होते हैं मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, इनको बेच के 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो भी इस 1,10,000 में शामिल है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप किसी का बिज़नेस खरीद रहे हो, आप किसी का बिज़नेस खरीद रहे हैं, तो आपको उस बिज़नेस की अर्निंग पोटेंशियल देखनी है ना, अर्निंग पोटेंशियल देखनी है। तो ये उस बिज़नेस का काम ये थोड़ी फिक्स्ड एसेट बेच करके प्रॉफिट कमाएगा, वो तो एबनॉर्मल है। किसी साल में आपका एसेट पुराना पड़ रहा था तो आपने बेच दिया उसको। अदरवाइज़ ये जो 30,000 कमाए गए हैं, ये इस बिज़नेस का अर्निंग पोटेंशियल नहीं है, ये तो वन टाइम प्रॉफिट है फिक्स्ड एसेट को बेचने से। ये बिज़नेस का अर्निंग पोटेंशियल नहीं दिखाता है, फ्यूचर में मुझे ऐसा प्रॉफिट वापस नहीं होगा। ये वन टाइम टाइप का प्रॉफिट था, इसलिए मैं इस 1,10,000 में से नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट यहाँ टर्म लिखी गई है, सारे एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन में हटाता हूँ, तो मैं इसको भी यहाँ से 30,000 को माइनस करूँगा। तो एवरेज निकालते टाइम प्रॉफिट्स की मैं 110 में से 30,000 माइनस करके सिर्फ 80,000 को ही कंसीडर करूँगा। इस एडजस्टमेंट का लॉजिक समझ आया आपको दोनों को? यस सर श्रेय समझ आया यस सर। है ना? तो ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से प्रॉफिट हो रहा है ना, तो लेस करोगे। हो सकता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से लॉस हो, तो एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस वाले को आप यहाँ पर ऐड करते हो। तो इसमें सिंपल सा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस कर दो, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस कर दो। 2021 2021 वाले में ऐड करेंगे क्या? 2021 वाले में 80,000 का लॉस था, इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 1,10,000। अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन क्या होता है? वॉलेंट्री होता है स्वैच्छिक, मतलब अपनी इच्छा से। रिटायरमेंट होता है नौकरी छोड़ देना। कंपेंसेशन होता है उसको मुआवजा देना। तो क्या होता है, कई बार कंपनीज़ जो होती है, बिज़नेस होते हैं, किसी भी कारण से वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि भाई आप अगर अपनी इच्छा से अपनी नौकरी छोड़ते हो तो हम आपको कुछ मुआवजा देंगे, ताकि आपको, जैसे भाई आप नौकरी छोड़ दो तो आपको तनख्वाह मिलनी बंद हो जाएगी, तो आपको हम आपको कुछ कंपेंसेशन देंगे जो आपको 1-2 साल तो उससे आराम से काम चल जाएगा, तब तक आप दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हो, है ना। ऐसा यूजुअली कंपनीज तब करती है जब उनको लगता है उनके यहाँ बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हो गए, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे टाइम पे वो लोग एक तरह से निकालती है एम्प्लॉयज़ को, तो उस वक्त उनको वो कंपेंसेशन मुआवजा देती है। तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। की वॉलंटरी मतलब कंपनी ज़बरदस्ती नहीं निकाल रही है, कंपनी ने उसको एम्प्लॉय को इच्छा ऑप्शन दिया है, तेरी इच्छा हो तो तू छोड़ दे, कंपेंसेशन मिलेगा, नहीं इच्छा हो तो मत छोड़ो, है ना। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता, कभी कंपनीज या बिज़नेस की लाइफ में कभी 15-20 साल में, 30 साल में कभी एक बार ऐसा होता है ना, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता कभी। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन इज़ अ वन टाइम एक्सपेंस फॉर द बिज़नेस। बिज़नेस के लिए एक मुश्त खर्चा है, कभी एक बार खर्चा हो 1,10,000 रुपये का, उसके कारण यह लॉस 80,000 का है। अगर ये खर्चा आगे फ्यूचर में होगा नहीं है, फ्यूचर में होने वाला नहीं है, तो वन टाइम था, तो इस बिज़नेस का अर्निंग पोटेंशियल वॉज मोर। ये खर्चा अगर हम हटाएंगे तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस 80,000 है, 1,10 हटाओ तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 रुपये का। समझ आया रिमी? क्या?
श्रेया समझ आया? यस 180 नहीं समझ आया सर। श्रेया आपको समझ आया? यस सर। रिमी, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का मीनिंग समझ आया आपको? यस सर। क्या मीनिंग होता है इसका? अपनी इच्छा से अपनी नौकरी को छोड़ना। कौन छोड़ता है उसके नौकरी? उसके बदले में कॉम्पनसेशन हाँ, मिलता नौकरी है। कौन छोड़ता है अपनी इच्छा से? सर कोई भी नहीं कोई भी? सर, कौन? जिसको भी छोड़ने का मन होगा वो जो छोड़े। एम्प्लॉय बेसिकली, जो ना नौकरी कर रहा है वो। और हाँ, कंपेंसेशन कौन देगा? ओनर, ओनर देगा, बिजनेस का जो मालिक है वो देगा। और कंपेंसेशन मिलेगा किसको? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को मिलेगा। तो जो ओनर है भाई, हम तो अकाउंटिंग ओनर की बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस के हाँ लिए ये खर्चा है या इनकम है? सर, खर्चा। खर्चा है ना। अच्छा, ये खर्चा क्या हर साल होएगा? नहीं। कभी कभी होएगा। तो हाँ गुडविल कैलकुलेशन के टाइम हमको इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ऐसा खर्चा नहीं होगा। और गुडविल की कैलकुलेशन तो हम इसलिए कर रहे हैं भाई, भविष्य में बिजनेस हमें कितना प्रॉफिट कमा के देगा। ओके सर, ठीक है ना। तो समझ। ये एक एबनॉर्मल खर्चा है जिसको हम हटा देंगे। तो अब लॉस 80,000 में से 1,10,000 का खर्चा हटाओ तो कितना बचेगा? सर -30,000। -30। देखो, अच्छा लॉस हटा देते हैं, चलो इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। 2021 के अंदर प्रॉफिट था 2 लाख का, है ना। इसको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। 2022 2020 प्रॉफिट है सारे 30,000, 1,10,000, है ना। अब एडजस्टमेंट यहाँ पर आया हमारा VRS का। कितना है VRS यहाँ पे? 1,10,000 का। ठीक है। तो अब 2021 में बताइए कि एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होएगा? रिमी को बताना है। सर 1,30,000। नहीं, मैंने नंबर बदल दिए हैं, देखो। 2021 में 2 लाख का प्रॉफिट था, 1,10,000 का VRS है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होएगा? अच्छा 90,000। 90,000 होएगा। ठीक है ना भाई, जितना प्रॉफिट है उसमें से VRS माइनस कर दो, 90,000 हो जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट के टाइम आपको बड़ा आसानी से आपने कर लिया। आपने क्या लिखा? 2 लाख माइनस 1,10,000। ठीक है। अब यहाँ मैं क्या कर दे रहा हूँ, नहीं 2 लाख का प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर 30,000 का लॉस है। आप बताइए क्या होगा, कितना आएगा यहाँ एडजस्टेड प्रॉफिट? सर ऐड कर देंगे। सर ऐड कर देंगे। नहीं, ऐड करेंगे लेस जो भी करेंगे, पर आप मुझे ये तो बताइए आएगा कितना? सर 1,40,000। 1,40,000 का क्या आएगा? लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा? सर लॉस। ओके, श्रेया आप बताइए। 1,40,000 कितना आएगा श्रेया? वेट हाँ जी सर, ये ऐड होगा ना VRS? भाई, ये ऐसा खर्चा है जो बिजनेस के खर्चे में से कम करना है आपको। ये खर्चा तो हटाना है हमको। तो लॉस में से खर्चा कम करोगे तो लॉस कम हो जाएगा, आपका लॉस बढ़ जाएगा। सर लॉस बढ़ सर जाएगा। ये नहीं, लॉस बढ़ क्यों जाएगा? 70,000 होगा। कितना होगा? 70,000। 70,000। क्या प्रॉफिट या लॉस? नहीं 80,000। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सर ये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। देखो रिमी, 30,000 रुपये का नुकसान है, खर्चे कम करें तो लॉस कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? सर लॉस कम हो जाएगा। नहीं, आपने पहले ज़्यादा बोल दिया था इसलिए कम बोल रहे हो अभी, या बात नहीं, समझ में आ गई आपको? इससे कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो लॉस यहाँ पर आपका कम हो जाएगा, हम्म है ना। तो आपने जब 30,000 में इसको ऐड कर दिया तो लॉस तो आपने बढ़ा दिया, हम्म है ना। ये तो खर्चा है जिसको हम कम कर रहे हैं यहाँ पे। तो लॉस के केस में आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। इस 1,10,000 में से आपको इसको घटाना पड़ेगा लॉस को, तो 80,000 का प्रॉफिट आपको होएगा। ओके समझ। ठीक है ना। हम्म फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। प्रॉफिट 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। 30,000 का प्रॉफिट था, रिमी बताएगी। 30,000 का प्रॉफिट था, आग लगने से स्टॉक का नुकसान हुआ 40,000 का।
ऐड कर देंगे नहीं, ऐड लेस नहीं, आप फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट बताओ 2022 का कितना होगा। सर 70,000 ये क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो। अच्छा, ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर जो ये कम जो बिजनेस है उसके लिए क्या तो नुकसान, माइनस खर्चा कर नुकसान है या इनकम है? है जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है 40,000 का, ये बिजनेस के लिए खर्चा है या इनकम है? सर ये इनकम था। हाँ, मतलब बिजनेस के लिए नुकसान है, खर्चा है या आय? लॉस है। लॉस है ना? तो ये एबनॉर्मल लॉस है जो अगर ये ना होता, कभी कभी हो सकता हाँ कभी कभी है, अगर ये ना हमेशा। होता तो ये प्रॉफिट ज़्यादा होता, हाँ है ना? इसलिए तो इसलिए हमने इसको पिछले यहाँ पर क्वेश्चन 30 और में भी 40 आया। को ऐड कर दिया। हम्म, तो ये 20, 21, 22 तीनों का एडजस्टेड प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। इसका सॉल्यूशन पे हम जाते हैं 8 नंबर। तो ये हमारा यहाँ पर, इधर मैंने 30 लिख दिया होगा, ठीक है। तो ये टोटल प्रॉफिट्स एडजस्टेड आ गया हमारा। एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लिए हमने 3 से डिवाइड करके, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ पर आपका आ गया। तो ये एडजस्टमेंट्स है, देखो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर का है, वीआरएस का पेमेंट है। ये एडजस्टमेंट्स आप मेमोराइज भी कर सकते हो। ये इस टाइप का एडजस्टमेंट आता है तो हमें क्या करना होता है। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। यस 9 पे आ जाते हैं। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस। तरंग कोई जना है, उसने ज्योति का बिजनेस खरीद लिया 1 अप्रैल 2022 से। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स वर एज फॉलोज। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स जो हैं वो ये हैं ज्योति के बिजनेस। 2020 में 1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। बताइए रिमी क्या करोगे इसका? सर 1 मिनट। हाँ आराम से करो। सर माइनस करेंगे 1 लाख में से 12,000। 1 लाख में से 12 को माइनस करेंगे बिकॉज ये एबनॉर्मल फ़ायदा था, हाँ ठीक है ना? गुड। 2021 1,25,000 है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। एबनॉर्मल लॉस था 25,000 का, उसको चार्ज करने के बाद 1,25,000 का प्रॉफिट है। श्रेया बताइए क्या करेंगे? सर ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे, 50,000। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर अब 2022 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब इस पे मेरा नंबर आ गया। एक बार रिम्मी का था, एक बार श्रेया का था, अब इस बार मेरा नंबर है। तो 1,12,500 2022 में ये प्रॉफिट का फिगर इन्होंने दिया, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, है ना? ये क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, किसी को मालूम है? जो पे किया जाता है। यस सर पता है। तो बताइए क्या होता है? सर किसी फर्म इंश्योरेंस भी ये बाइक या फिर कार का इंश्योरेंस करवाते हैं इसलिए ताकि हमारे फ्यूचर में कभी एक्सीडेंट होता है, हाँ तो हमें इंश्योरेंस से पैसा मिल सके। इंश्योरेंस से पैसा मिल जाए। बाइक है, स्कूटर है, कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी जो आपकी असेट होती है ना, उसके ऊपर अगर कुछ आपको कुछ भी नुकसान हो, एक्सीडेंट से नुकसान हो जाए, बाढ़ में बह जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, है ना, कुछ भी तरीके से आपको अगर नुकसान बट होता है, सेल करते टाइम करवाना पड़ता है इंश्योरेंस, उसके बाद ही मिलता है। हाँ, तो वो इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको उसके जितना आपको नुकसान हो उतना आपको मुआवजा मिल जाता है। ये तो आपने इंश्योरेंस का मतलब। अब इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो गया भाई, जब जैसे मेरा कोई सामान है, मैं उसका इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, तो फ्री में थोड़ी ना करके देगी इंश्योरेंस कंपनी मेरा। भाई अगर वो मेरी रिस्क जो है, नुकसान की रिस्क है, उसको कवर कर रही है ना, मेरे रिस्क को कवर कर रही है, भाई तुम चिंता मत करो, कभी तुमको नुकसान हुआ तो हम उसका मुआवजा आपको दे देंगे, है ना? तो वो मुझे एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो फ्री में तो सर्विस नहीं करेगी मेरे, वो मेरे से कुछ थोड़ा पैसा लेगी, है ना? कुछ थोड़ा, मतलब हो सकता है 1 लाख का मेरा इंश्योरेंस। सेल करते टाइम नहीं, सेल वाली चीज़ आप भूल जाओ, गाड़ी की बात होती है सिर्फ। यहाँ बेसिकली कुछ भी चीज़ आप खरीद रहे हो, है ना, कुछ भी चीज़ आप ले रहे हो, आपने घर खरीदा, घर में किसी दिन आग लग जाए, घर गिर जाए किसी कारण से, है ना, तो वो नुकसान हो जाएगा आपको, एकदम बड़ा सा नुकसान हो जाएगा। 30-40 लाख का घर है, वो एक गिर गया एकदम से, तो आपको नुकसान हो गया।
तो आपको 40 लाख का नुकसान होता, उसकी जगह अभी क्या होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो आपके पास आएगी, आप चिंता मत करो, आपको अगर नुकसान होता हम उसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन अगर आपको हमारी ये सर्विस लेनी है तो आप हर साल 1 लाख रुपीज़ हमारे पास जमा कराओगे, ठीक है ना। हर साल मैं 1-1 लाख रुपए दे रहा हूँ, किसी दिन मुझे 40 लाख का नुकसान होगा तो मेरा नुकसान वो भर देगी, तो फ़ायदे का सौदा है यस है ना। चाहे भले में 1 लाख रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं, लेकिन किसी दिन मेरे पास बड़ा खर्चे का तो मैं आघात झेल सकूँगा, वरना मैं 1-1 लाख अभी बचाऊंगा, मान लो 10 साल बाद मुझे नुकसान हो गया, 40 लाख एकदम से मैं कहाँ से लाऊंगा, है ना, इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये इंश्योरेंस कराने के लिए जो हम कीमत देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, है ना, इंश्योरेंस कराने के लिए जो हम कीमत देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसको बोला जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम बोला जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम। किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया हमने, मान लीजिए अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराया, है ना, हेल्थ का भी इंश्योरेंस होता है। हेल्थ का इंश्योरेंस कैसे होगा, मान लीजिए कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो मेरे को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। आजकल आप लोगों को पता होगा अस्पताल कितने महंगे होते हैं, मालूम है यस है ना। अस्पताल में जाओ तो एक एक दिन में 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और 10 दिन अगर मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, 50 हज़ार रोज़ का खर्चा, तो 5 लाख रुपए का एकदम से खर्चा आ गया, है ना। तो अब 5 लाख रुपए आदमी कहाँ से लाएगा, ये तो बड़ा खर्चा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप अपना इंश्योरेंस कंपनी आपके पास आती है, वो बोलती है कि भाई आप अपना हेल्थ का कवर करा लो हमसे, कि भाई किसी दिन आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो जो भी खर्चा होगा सब खर्चा हम करेंगे। तो हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। वो बोलते हैं लेकिन बदले में हर साल आप हमें 10,000 रुपये दोगे, ठीक है। तो पूरे साल में 10,000 रुपये मैं उसको दे रहा हूँ, महीने का आप लगा लीजिए 1,000-1,500 रुपये पड़ता है, और उसमें मेरी 5 लाख रुपए की रिस्क कवर हो गई। भगवान ने कहा अच्छी बात है भाई, कभी हमको ज़रूरत ही ना पड़े हॉस्पिटलाइजेशन के कवर की, लेकिन अगर कभी हुआ, बिकॉज वो भी फैक्ट ऑफ लाइफ ही है, तो हमारा पैसे की तरफ से निश्चिंता है। समझ आई बात, यस है ना, पैसे की तरफ से निश्चिंता है। बाकी तो अच्छा डॉक्टर है, आप अच्छे खाओ पियो, हेल्थ डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करो, आप ठीक हो जाओगे। सारी आपकी जो इस टाइप की जब कभी आपके ऊपर विपदा आती है, किसी के ऊपर भी आती है, सबके ऊपर आती है जीवन में कभी ना कभी, तो आधी टेंशन पैसे की आपकी दूर हो जाती है, बाकी आधी रह जाती है, आप मिल बांट के हंसी खुशी रहो तो वो भी दूर हो जाती है। तो दिस इज़ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस बिज़नेस ने फर्म की जो प्रॉपर्टी है उस पर भी आग लगने का डर है, चोरी का डर है, बाढ़ आ जाए, बाढ़ में बह जाए, दंगे हो जाएं, कोई प्रॉपर्टी में आग लगा दे दंगे वाले आकर के, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर इंश्योरेंस का प्रीमियम का खर्चा कर, तो इट इज़ एन एक्सपेंस। हाँ जी, माइनस करेंगे हाँ 1 मिनट, अब माइनस क्यों करेंगे बोलिए। क्योंकि ये कभी मतलब हम बीमार कभी नहीं, ऐसा ये नहीं बीमार की बात नहीं है, देखो बीमार वाला तो मैंने आपको इंश्योरेंस का मीनिंग समझाया था, यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस की बात हो रही है ना। फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म की बिल्डिंग है, फर्म की गाड़ी है, फर्म का मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, फर्म की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस यहाँ कराया गया है, ठीक है। पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ मतलब समझाने के लिए आपको बताया था, इंश्योरेंस कई चीज़ों का हो सकता है, उसमें से एक चीज़ हेल्थ थी। यहाँ बात जिस इंश्योरेंस की हो रही है, बिजनेस की प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस की बात हो रही है, ठीक है रेमी। कार भी है तो एक्सीडेंट हमेशा थोड़ी ना होगा। हाँ हमेशा नहीं होता, तो अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा वाले एंगल से नहीं देखना है इसको। तो अब ये जो इंश्योरेंस की जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि 10,000 रुपये उसको देना है, ये क्या होता है, पैसा हर साल देना होता है। ऐसा नहीं है कि वन टाइम 10,000 दे दूंगा तो मेरा इंश्योरेंस कर देगा, मुझे हर साल ये प्रीमियम देना पड़ेगा उसको, एवरी ईयर 10,000 मुझे उसको देना पड़ेगा। तो आपने अपनी मान लीजिए कार का इंश्योरेंस कराया, तो कार का इंश्योरेंस कराने में आपकी गाड़ी 5 लाख की है, आपने 10,000 रुपये दे के इंश्योरेंस करा रहे हो, तो एवरी ईयर यू हैव टू पे 10,000। ऐसा नहीं कि एक ही साल देना है, हर साल देना है, हर साल का खर्चा है वो। समझ आइए बात, यस है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है कि तो यूजुअली क्या होता है, जितने भी बिजनेस वाले होते हैं वो लोग सब अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, क्योंकि बिज़नेस में तो खूब काफ़ी पैसा लगता है, तो प्रॉपर्टी में डैमेज का खर्चा डर हमेशा रहता है। तो मोस्टली जो बिज़नेस होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा के रखते ही हैं। एक नॉर्मली हर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने 11th में इतने क्वेश्चंस किए होंगे फाइनल अकाउंट्स के, इंश्योरेंस एक्सपेंस तो आ ही जाता है। तो दिस इज़ नॉट एन एबनॉर्मल एक्सपेंस, ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है,
जो कि हर बिजनेस में होता है, लेकिन यहाँ 1,12,000 के टाइम रह गया था, क्योंकि उसने जिसने बिजनेस उसने करा ही नहीं रखा था इंश्योरेंस, है ना। तो हम बोल रहे हैं भाई तूने नहीं कराया हो ठीक है, पर ये तो नॉर्मली हर कोई कराता ही है, हम भी कराएंगे। तो अगर मैं इस बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी निकालूंगा तो मैं इंश्योरेंस का खर्चा माइनस करके निकालूंगा। समझ आई बात? ये नहीं तो देखिए, तो जब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, व्हेन आई हैव टू फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, रिमूव ऑल एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, है ना। सारे एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस को तो हटाओ, एंड इंक्लूड एन ऑल नॉर्मल प्रॉफिट्स और एक्सपेंसेस इफ ओमिटेड अर्लियर। अगर और कोई नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल खर्चा है जो होता ही है नॉर्मली, है ना, और वो छूट गया है किसी कारण से, तो उसको आपको लेना ही लेना है। समझ आई? तो एबनॉर्मल को तो हटाओ, और नॉर्मल अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसको शामिल करो, तब फिर आप नॉर्मल तरह से नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर आ पाओगे। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या होता है कि भाई नॉर्मली सब कराते हैं, इन लोगों ने जिस तरंग ने ख़रीदा ज्योति से, तो ज्योति ने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, उसकी इच्छा है ना, बट तरंग तो इंश्योरेंस कराएगा ही कराएगा, तो वो मान के चलेगा कि 12,500 का खर्चा उसका हर साल होने वाला है, तो इसलिए वो 1,12,500 में से 12,500 माइनस करेगा और 1 लाख का ही प्रॉफिट मानेगा इस साल के लिए इस बिज़नेस का। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई बात या नहीं समझ आई अभी? सर हो गए। बंद करो। तो जो भी एबनॉर्मल खर्चे या इनकम की हम बात कर रहे थे, उस एबनॉर्मल का एक तरह से एडजस्टमेंट उल्टा है। ये क्या है कि नॉर्मल एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम शामिल नहीं किया गया था, नॉर्मल एक्सपेंस है जो इसमें शामिल नहीं किया, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे। समझ आया श्रेया? यस सर सर। ये ऐप नॉर्मल था। कौन सा 2022 वाला? यस सर। नहीं, ये Normal एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल खर्चा है जो कि एक्सक्लूड हो गया था, हाँ। है ना। ये नॉर्मल चीज़ है जो इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल हो पे करता है, हर बिजनेस पे करता है, लेकिन ये पहले वाले ने इंश्योरेंस करा के नहीं रखा था, तो ये खर्चा तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे, तो ऐड करेंगे ना। माइनस करेंगे हम इसे, क्योंकि ये खर्चा है, ऐसा खर्चा जो कंसीडर नहीं किया गया था, ओके ओके। है ना। ये खर्चा है जो कंसीडर नहीं किया गया था, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, जो हम जैसे 1 लाख था, इसमें एबनॉर्मल गेन 12,500 माइनस कर देंगे, 87,500 बचेगा। 1,25,000 है, इसमें एबनॉर्मल लॉस था, तो उसको ऐड बैक कर देंगे, 1.5 लाख हो जाएगा। और 1,12,500 में से 12,500 का इंश्योरेंस माइनस करेंगे तो 1 लाख रुपये आप हो जाएगा, बाकी एवरेज निकाल के कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अभी तक जितने थे ऊपर सब एबनॉर्मल वालों को हम एडजस्ट कर रहे थे, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि भाई नॉर्मल वाले को अगर छूट गया है किसी कारण से तो उसको आपको लेना है। तो इसके अंदर कहाँ लिखा था, ये रहा, ये कंसेप्ट हमारा बन गया कि सिर्फ एबनॉर्मल की ही बात नहीं है, अगर नॉर्मल छूटा हुआ है तो उसको इंक्लूड करना है आपको। एबनॉर्मल को आप रिमूव करेंगे, नॉर्मल को आप इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे, तब फिर आप यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स पे पहुँच पाओगे। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट यहाँ पर बनेगा। तो जब मैं आपको कंसेप्ट की लिस्ट बना के दूंगा तो उसके अंदर ये चीज़ आपको एज इट इज़ लिखी हुई मिलेगी। कुछ क्वेश्चन है रिमी आपका भी? सर नॉर्मल लॉस को नॉर्मल एक्सपेंस को माइनस करेंगे। नॉर्मल एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस सर। है ना। नॉर्मल अगर कोई इनकम है ना, उसको ऐड करेंगे। नॉर्मल एक्सपेंस पूरा हम लिखते हैं इफ़ ओमिटेड अर्लियर, है ना। नॉर्मल इनकम इफ़ ओमिटेड अर्लियर तो ऐड करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है ना।
ये आपका यहाँ पर नॉर्मल का होता है। और एबनॉर्मल का तो आप लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस देख लिए, तो एबनॉर्मल आपको आराम से समझ आ गया। एबनॉर्मल में उल्टा होता है बेसिकली, एबनॉर्मल एक्सपेंस होता है तो उसे आप ऐड करते हो, है ना। तो हम इसका एक टेबल भी बना सकते हैं यहाँ पे, एबनॉर्मल नॉर्मल, इधर लिख देते हैं एक्सपेंस और इधर लिख देते हैं इनकम। एबनॉर्मल एक्सपेंस को क्या करते हैं बोलिए? सर ऐड करते हैं। नॉर्मल एक्सपेंस को सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट। एबनॉर्मल इनकम को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट और एबनॉर्मल इनकम और नॉर्मल इनकम होगी तो उससे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अभी तक ऐसा कोई पॉइंट हमारे क्वेश्चन में आया नहीं है, तो ये हमारी एक छोटी सी टेबल बन गई, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये इन केस ऑफ प्रॉफिट है, अगर लॉस हो गया तो फिर उल्टा हो जाता है ना। ये इन केस ऑफ प्रॉफिट है ये, तो ये मैं आपको दे दूंगा, उसमें जब डालूंगा तो ये वाली टेबल वहाँ डल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस क्वेश्चन नंबर 10। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स थे, वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को बराबर बराबर शेयर करते थे। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो गुडविल वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, हमें एडमिट हुआ या प्रॉफिट रेशियो चेंज हो उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। नया पार्टनर आया, इवेंट बता दिया इसने भाई एडमिशन के टाइम हो रहा है। फॉर दिस पर्पज वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 4। और एवरेज प्रॉफिट कितने का लेना है? पिछले 5 साल का यहाँ पर लेना है। दीज प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर एज फॉलो। ये प्रॉफिट्स इन्होंने आपको दे दिए। 18 में 1.5 लाख का प्रॉफिट, 19 में 3.5 लाख का प्रॉफिट, 20 में 5 लाख का प्रॉफिट, 21 में 7,10,000 का प्रॉफिट, 22 में 5,90,000 का लॉस। देखिए अब ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक 11th क्लास का कंसेप्ट हमें डिस्कस करना पड़ेगा, तो पहले वो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम स्टडी करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था 11th में। क्या होता है जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? पढ़ा तो याद नहीं यार। भूल गई, रिम्मी भूल गई। चलो श्रेया बताओ, आपको कुछ याद है? कुछ भी याद हो, कुछ इसका एग्जाम्पल याद हो कि भाई ये चीज़ रेवेन्यू होती है, कैपिटल होती है। कैपिटल फिक्स असेट्स, हाँ जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स असेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। रेवेन्यू गुड्स, हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करंट असेट्स। करंट एसेट्स, ओके। और कुछ? ओके, इतना याद है, ठीक है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, उससे क्या होता है, ये वो आइटम्स होते हैं, दोज आइटम्स विच कम्स ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं और इधर कर देता हूँ अभी यहाँ से। या दोज आइटम्स नहीं लिख के, दीज आइटम्स, है ना। दीज आइटम कम ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कॉमनली नोन एज फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। बैलेंस शीट में असेट साइड में तो और भी करंट एसेट्स वगैरह भी आते हैं, इधर करंट एसेट लिखना इज रॉन्ग, इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में कई तरह के एसेट्स आते हैं, उसमें जो फिक्स्ड एसेट्स जो आते हैं वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फिक्स्ड एसेट पता है जी क्या 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 होता है? फिक्स्ड एसेट्स मशीनरी, मशीनरी, ओके। बिल्डिंग, और बताइए? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स,
फर्नीचर फर्नीचर और और क्या और भी होते हैं? आप पढ़ाई किस चीज़ से कर रहे हो अभी? बुक्स, बुक्स, चलो ठीक है, बुक्स भी ले लेते हैं। नहीं, अभी आप पढ़ाई बुक्स से कर रहे हो, और किस चीज़ से पढ़ाई कर रहे हो? फोन, लैपटॉप। फ़ोन, लैपटॉप्स है ना, मोबाइल फ़ोन्स, यस। कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है ना। तो ये सब आपने फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स बिल्कुल ठीक बताए। इनमें क्या खास बात है? सारी चीज़ों में एक कॉमन बात क्या है? डेप्रिशिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन पे भी हम आएंगे, बट इनमें क्या खास बात है, क्या कॉमन है इनमें सब में कि ये हमें अर्निंग में हेल्प अर्निंग में हेल्प कर, तो बिल्कुल सही बात है, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। दे हेल्प इन अर्निंग जनरेशन, यस। है ना, वो ठीक है, वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे और एक कॉमन चीज़ होती है इसमें, वो क्या होती है? इनमें एक और कॉमन चीज़ क्या है कि ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ लिखी है, इनकी लाइफ जो होती है वो नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा लंबी होती है, यस। ठीक है ना, 1 साल से ज़्यादा लंबी होती है। तो दे हैव लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर, है ना, कम से कम 1 साल से बड़ी होती है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितनी भी हो सकती है। बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग तो मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंगें भी आज तक होती है ना, तो लाइफ खूब लंबी लंबी हो सकती है। मोबाइल फ़ोन आपका 2 साल चल जाएगा, कंप्यूटर 3 साल 5 साल चल जाएगा, डिपेंडिंग। तो जो मेन हमारे यहाँ रेलिवेंट बात है वो क्या है, इसकी लाइफ जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा बड़ी होती है। ये भी बिज़नेस के लिए खर्चा ही है। मशीन खरीदोगे तो पैसा खर्च करा, प्रॉपर्टी खरीदो पैसा खर्च करा, बिल्डिंग खरीदो पैसा खर्च करा, सब में आप पैसा खर्च कर रहे हो, है ना। दिस इज़ ऑल्सो एक्सपेंडिचर, लेकिन दिस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे कैपिटल एसेट्स आपकी क्रिएशन हो रहा है। कैपिटल एसेट्स मतलब जिनकी लाइफ आपकी 1 साल से ज़्यादा की, जीवन उनका जो है जितने टाइम वो चलेगी वो 1 साल से ज़्यादा का, दिस इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके एक्सपेंसेस क्या चीज़? एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसके P&L के डेबिट साइड में जितनी चीज़ें आती है वो सारी की सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल सैलरी, अभी हमने बात करी थी इंश्योरेंस एक्सपेंस की, इंश्योरेंस एक्सपेंस, और क्या होता है ये फ्रेट आउटवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस। वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग में आता है, बट ठीक है, तो डेबिट साइड ट्रेडिंग P&L एक ही है, वो सिर्फ थोड़ा सा सेग्रीगेशन किया जाता है। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो जो ट्रेडिंग में आ रहा है डेबिट साइड में वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है ना। तो इसी तरह की डेफिनेशन में यहाँ बना देते हैं, दीज आइटम्स कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ये सारे आइटम आते हैं। कुछ 7-8 एग्जांपल हमने यहाँ पे डाले। ना पॉइंट इज कि इनमें सब में क्या खास बात है, इनमें सब में क्या खास बात है, कॉमन क्या है इन सब? life exceeding less than 1 year. हाँ जी, Their life exceeding less than 1 year. हाँ, इनकी लाइफ जो है वो 1 साल से कम की है। इनकी लाइफ कैसे देखेंगे? सैलरी है, जैसे भाई एम्प्लॉय को 1 महीने काम करा, 1 महीने की तनख्वाह मिल गई, उसने 1 महीने काम कर दिया आपको, अगले महीने काम कराना है तो अगले महीने की तनख्वाह अलग से आपको देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस का प्रीमियम 1 साल का भर दिया, 1 साल का इंश्योरेंस हो जाएगा, अगले साल का चाहिए तो एक और बार जमा कराओ, ठीक है ना। सैलरी 2 बार लिख दिया। वेजेस है इसी तरह से, वेजेस आपने एक बार पे कर दी 1 महीने की, 1 महीने काम कर देगा मजदूर आपके यहाँ, और चाहिए काम कराना और दो। बिजली का बिल 1 महीने का भर दिया, 1 महीने बिजली आ जाएगी आपके यहाँ, अगर आपको और अगले महीने चाहिए तो फिर भरो। तो ये खर्चे क्या होता है, इनकी लाइफ इज़ लेस देन 1 ईयर, दे हैव लाइफ लेस देन शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर, है ना। 1 साल से कम इस खर्चे का ये भी खर्चा ही है बिज़नेस के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंडिचर है, ये भी बिज़नेस के लिए खर्चा है, लेकिन यहाँ खर्चा करने से फ़ायदा जो होता है वो
कई साल के लिए मिलता है कैपिटल में, और रेवेन्यू वाले में खर्चा करने से फ़ायदा सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है। ठीक है जी। आज जब हम क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, मैचिंग कंसेप्ट। याद है जी मैचिंग कंसेप्ट? हमने क्या पढ़ा था मैचिंग कंसेप्ट में कि 3 चीज़ें हैं, पीरियड, सर इनकम और एक्सपेंस। ये मुझे मैच करानी है हमेशा। यस सर। मैच करानी है मतलब अगर मेरा कोई पीरियड 1 साल का है, 1 ईयर का है, 1 साल का मेरा पीरियड है, मान लीजिए 2019-20, तो मैं इस 2019-20 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा उसमें इसको पूरा लिखते हैं हम ताकि समझ आएगा। इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली द इनकम pertaining to 2019-2020 can come। ये मैचिंग हो गया हमारा। तो हमने पीरियड को मैच करा है इनकम से। 19-20 का मेरा पीरियड है अप्रैल 2019 से लेकर के और मार्च 2020 तक का। इस पीरियड में जो भी मेरी इनकम होएगी, इस पीरियड में जो भी मेरी इनकम होएगी सिर्फ वही P&L में आएगी। इसके बाद की कोई इनकम मैं डाल नहीं सकता, इस दौरान की कोई इनकम को मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है ना? अगर है तो डालनी पड़ेगी और नहीं है तो हम नहीं डाल सकते। आप ये मैचिंग कर दिया, हमने मैच करा दिया पीरियड को इनकम से। समझ आया यहाँ पे? यस सर। इसी तरह से खर्चा भी जो होगा इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खर्चा भी मैं क्या करूँगा, सिर्फ वही वाला लूँगा, ओनली दैट विच परटेन्स टू करेंट ईयर। है ना? जो खर्चा मेरा इस अप्रैल 19 से मार्च 20 के दौरान का खर्चा है उसी को मैं P&L में डाल सकता हूँ, उसके बाद के किसी खर्चे को मैं डाल नहीं सकता, और उसके उस साल का अगर कोई खर्चा है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। है ना? तो अब मतलब क्या निकला कि 1 साल से रिलेटेड जो है उसको उस साल के P&L में डालना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 1 ही साल के लिए होता है, तो जिस भी साल में खर्चा उस साल के P&L में आप डाल दो। सैलरी 19-20 की है, 19-20 में डाल दो। इंश्योरेंस 19-20 का 19-20 में डाल दो। फ्रेट 19-20 के उसमें डाल दो। तो जिस साल का उस साल में डल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, मशीन मैंने ख़रीदी 2015-2016 में, है ना? ये मेरी मशीन चलेगी 2020-2021 तक। तो इसका जो फ़ायदा मुझे मिल रहा है 5 साल तक मुझे मिल रहा है, 5 ईयर्स तक। तो अगर मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए की मशीन ख़रीदी, 10 lakhs की मशीन ख़रीदी, तो क्योंकि इसका फ़ायदा मुझे 5 साल मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूँ भाई, 10 लाख का खर्चा कौन से साल के P&L में डालूँ मैं? ये तो मशीन तो 5 साल चलेगी। अगर मैंने 15-16 मशीन ख़रीदी है और मैं 15-16 के P&L में पूरा 10 लाख डाल देता हूँ, तो इट इज़ रॉन्ग। बात ठीक है? सर 10 लाख रुपए की अगर हमने मशीन ख़रीदी है 15-16 में, है ना? हाँ। तो खर्चा है, खर्चा होता है तो हमको उस साल में डालना होता है जिस साल में उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है ना? जिस साल में आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो मशीन का तो बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिलेगा, 15-16 से 20-21 तक। तो इसका बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिलेगा। तो इस खर्चे को मैं पूरे 5 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगा। एक ही साल के P&L में मैं इसको डाल नहीं सकता। यस सर। श्रेया, समझ आया? यस सर। तो हमने क्या बोला कि मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिस भी साल की इनकम है उसी साल के P&L में उस इनकम को डालोगे। खर्चा जिस साल का हुआ है उस खर्चे को करने जिस साल में आपको बेनिफिट मिल रहा है उसी साल में उसको डालोगे। रेवेन्यू एक्सपेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक ही साल बेनिफिट मिलता है, तो जिस साल में खर्चा किया उसी साल में आप डाल दो उसको। इन कैपिटल में क्या होता है, उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है। 5 साल तक बिल्डिंग है, 30 साल 40 साल मिल रहा है, फर्नीचर 8-10 साल चल रहा है आपका। तो हमें प्रॉब्लम आती है कि भाई इसका फिर खर्चा कौन से साल में डालें, क्योंकि बेनिफिट तो जैसे मशीन का 5 साल तक मिल रहा है,
तो 10 लाख रुपए को मैं फिर 5 साल में डालूंगा। मैं क्या करूँगा, हर साल मशीनरी के नाम से 2-2 लाख रुपए का खर्चा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालूंगा, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एप्रिशिएशन, यस सर। समझ आया? तो नो ये सर। नहीं समझ आया, ठीक है। देखिए 10 लाख रुपए का हमें 5 साल तक फ़ायदा। 5 साल कौन से हैं यहाँ पे लिखते हैं हम, 2015, 2016, सर 2000। क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाए नेक्स्ट में। हाँ, उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो भी एक कारण है। 2018, 2019, 2019, 2020, ये 5 साल ही हो गए हमारे। यहाँ पर मैंने क्या 2 खर्चे की, एक तो मैंने खरीदी मशीन 10 लाख की, है ना, इस 15-16 में, और मैंने यहाँ पर एक सैलरी भी दी है। सैलरी मैंने बांटी 1 लाख की, ठीक। अब मैं अपना P&L बनाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं बनाता हूँ। तो मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना खर्चा डालूंगा? 1 लाख। भाई सारे खर्चे P&L में जाने, तो सैलरी 1 लाख आपने डाल दिया, फाइन, पर ये मशीन का 10 लाख भी तो P&L में जाना है, वो कैसे जाएगा? सर डेप्रिसिएशन। है ना। तो इसको हम क्या समझना है, इसको देखो, हर खर्चा जो है P&L में तो जाएगा ही जाएगा, है ना। मशीन लेकिन क्योंकि 5 साल चलेगी, तो 5 साल में बराबर बराबर बांट दो इसकी वैल्यू को। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, हर साल इसका 2-2 लाख रुपया खर्चा आप डालोगे। क्योंकि एक ही साल में 10 लाख डाल दूँ मैं तो गलत है, क्योंकि इसका तो बेनिफिट आगे 4 साल भी मिलेगा। तो इन 4 साल में मेरी मैचिंग नहीं होगी ना फिर। भैया मशीन काम आ रही थी, लेकिन मैंने मशीन के नाम का कोई खर्चा ही नहीं डाला। अगर मैंने 10 लाख पूरा एक ही साल में डाल दिया, तो इन सालों में मेरी मैचिंग छूट जाएगी कि मशीन काम आ रही थी, खर्चे का फ़ायदा मुझे मिल रहा था, लेकिन मैंने कुछ खर्चा डाला ही नहीं वहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और 15-16 में क्या, जितना फ़ायदा मिला उससे ज़्यादा का खर्चा डाल दिया। तो इसलिए हम 2-2 लाख रुपए हर साल डालते हैं। और ये जो 2-2 लाख हर साल डाला जाता है ना, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब आपने क्लास 11 में पढ़ा तो आपके टीचर ने आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन वगैरह समझा दी होगी, बट ये हम उसके कोर में जा रहे हैं कि ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा क्यों जाता है, कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट के कारण डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो मैचिंग कंसेप्ट है जिसके कारण डेप्रिसिएशन का सिस्टम बनाया गया। समझ आई बात? यस सर। ठीक है ना। तो ये 10 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए जाना चाहिए। अब एक बार को इसको सैलरी को यहाँ पर से हटा देते हैं। मैंने क्या किया, मैंने मशीन खरीदी 10 लाख की, मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, और बाय मिस्टेक, भाई अकाउंटिंग सिस्टम मुझे समझ आया, कैपिटल है, बाय मिस्टेक मैंने क्या किया, इसको पूरे को P&L में डाल दिया। P&L में पूरा का पूरा मैंने 10 लाख यहाँ डाल दिया, बाय मिस्टेक मैंने गलती करी, और 10 लाख का पूरा P&L में चला गया। और उसके बाद फिर जो प्रॉफिट आया मेरा उस साल का, जो प्रॉफिट उस साल का है, प्रॉफिट आया मान लीजिए 50 लाख रुपीज़, ठीक है। अब मुझे गुडविल वाला काम करना है। तो इस 50 लाख के प्रॉफिट को आप क्या करोगे एडजस्टमेंट? सर हमने 10 लाख की मशीन खरीदी, उस पर 2 लाख का डेप्रिसिएशन हर साल होना चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से। हमने क्या किया, गलती से इस पूरे 10 लाख को उसी साल के P&L में डाल दिया बाय मिस्टेक, 8,000 सब्ट्रैक्ट कर है ना। दिया। तो 10 लाख डाल के, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो आया 50 लाख का। तो अब मुझे गुडविल वाले पर्पस के लिए इस प्रॉफिट को ठीक करना है। तो क्या, कैसे ठीक करूँगा मैं? 8,000 तो माइनस करती हूँ क्या माइनस करेंगे? से 8,000 8,000। एक मिनट, दोनों का आंसर अलग अलग लिखते हैं। रिम्मी 8,000 सर, मेरा भी वही है। उसका भी 8,000 वही का है, 8,000 तो लाखों में बात हो रही है, 1,000 की कहाँ बात है? है। 8 लाख 8 लाख 8 लैक्स क्या करेंगे? माइनस। सब्ट्रैक्ट कर दिया। 50 लाख में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस सर। ओके, देखिए 50 लाख का प्रॉफिट था, 40 10 लाख का गलत खर्चा चार्ज करने के बाद, गलत खर्चा है, 10 लाख का तो खर्चा है ही नहीं, हाँ, है ना। भाई खर्चा तो एक्चुअली 2 ही लाख का होना चाहिए था, 10 लाख का खर्चा डाल दिया, विच इज़ रॉन्ग। तो गलत खर्चे को तो हम फिर हटा देते हैं ना, ऐड करते हैं वापस। अभी ऊपर टेबल कहाँ बनाई थी, ओ हाँ गलत खर्चे को तो वापस ऐड कर देते हैं ना। हाँ हाँ। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट
50 लाख एबनॉर्मल एक्सपेंस एड एबनॉर्मल लिख दीजिए, इनकरेक्ट लिख दीजिए, इनकरेक्ट एक्सपेंसेस 10 लैक्स लेस, है ना, लेस में क्या लिख देंगे, करेक्ट डेप्रीसिएशन। जो डेप्रीसिएशन मेरा है सही वाला है उसको मैं 2 लाख को यहाँ पर, तो नेट आप 8 लाख रुपए यहाँ पर ऐड करोगे तो ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा 58 लैक्स का। समझ आ गया ये? ठीक है ना। तो हमने Yes, sir. इसको सीरीज में क्लास 11 के कंसेप्ट को टच किया पहले कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसका मतलब जाना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 मिनट आप बैठ करके वापस दिमाग में डालिए, क्योंकि इसका आगे भी चैप्टर्स में कई जगह काम आएगा। पहले कंसेप्ट दिमाग में रखिए, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। 2 मिनट आपके पास में, है ना। और फिर मैचिंग कंसेप्ट के कारण डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होता है, ये भी आपको बात दिमाग में रखनी है। Yes, sir. है ना। ये कैपिटल रेवेन्यू भूलना नहीं है कभी भी। ये सिर्फ 12th की बात नहीं है, आप जीवन भर कॉमर्स के फील्ड में रहोगे, कहीं भी काम करने चले जाओ, कैपिटल और रेवेन्यू का चक्कर हमेशा रहता है ना। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल पक्का होना चाहिए, व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ जी, नीचे करते हैं स्क्रॉल। यस सर। और जो डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करते हैं मैचिंग कंसेप्ट के कारण हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हमने डेप्रिसिएशन बराबर ले लिया। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने कई अलग अलग मेथड होते हैं, तो वो उस पर हम अभी नहीं जा रहे, हमने Yes. सिंपल सा केस ले लिया यहाँ पे। चलिए, तो ये हमको समझ आ गया मैचिंग कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन। अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। अब इस क्वेश्चन में पहले तो अभय बाबू चारू नाम लिखे हुए, उनका प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, 5 साल के प्रॉफिट्स आपको दिए हुए। अब एडजस्टमेंट 1 अप्रैल 2021 का है, इसको आप लोग अपने आप पढ़ो और सोच के बताओ कि क्या आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। इंटरेस्ट नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ यहाँ से लेकर के और 25% पर एनम तक का आपको यहाँ पर पढ़ के बताओ क्या आप इसको कर सकते हो। सिर्फ ये एक ही सेंटेंस का बताना है, क्या ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। कार खरीदी है, 1,25,000। नहीं दैट इज़ फाइन। कार खरीदी है तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। Capital. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या होता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ उसका। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रेवलिंग रेवेन्यू होता है, वो बात ठीक है, पर ट्रेवलिंग एक्सपेंस होता क्या है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं कोई ट्रेन की टिकट बुक करा के जाता हूँ या बस का टिकट बुक करा के जाता हूँ, है ना, कैब बुक कराई, तो वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस होता है। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस का नेचर यही है, एक बार टिकट बुक कराई, आपको फ़ायदा मिल गया, बात ख़त्म हो गई। एक बार कैब बुक कराई, कैब वाले ने आपको छोड़ दिया, जितने पैसे दिए उतने का उसने आपको बेनिफिट दे दिया। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाय नेचर क्या है, इसका बेनिफिट कम्स फॉर लेस देन 1 ईयर, है ना, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको 1 साल से कम के लिए मिल रहा है। सो दिस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। लेकिन कार जो खरीदी है, कार का तो 5-6 साल तो चलेगी कार, एटलीस्ट 10 साल भी चल सकती है, तो कार इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमने क्या किया, कार खरीदी, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। मतलब
मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने अकाउंट्स में ट्रीट कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने ट्रीट कर दिया। मतलब 1,00,000 रुपये पूरा का पूरा मैंने अपने P&L में डेबिट मार दिया। समझ आई बात? यस सर। है ना? जबकि एक्चुअल में मुझे क्या करना था, सिर्फ कार का 25% ही यहाँ पर मुझे डालना था। देखिए जो हमने एग्जाम्पल बनाया इसमें हमने 2-2 लाख लिया है ना, तो ये बेसिकली क्या 20% है, 20% है ना। 20-20% हमने 5 साल की लाइफ पकड़ी है, इसने 25-25% हर साल किया। तो मेरे P&L में खर्चा सिर्फ 25,000 का जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक 1,00,000 रुपीज़ का डाल दिया। कौन से वाले साल में हुआ ये? 1 अप्रैल 2021-22 में। तो ये 21-22 लास्ट वाले साल में हुआ है ना, जो 21-22 वाला साल है 590। अब यहाँ लॉस बना दिया इसने, थोड़ा और कंफ्यूज कर दिया। 7,10,000 में प्लस करेंगे 1 नहीं नहीं लाख। नहीं नहीं, देखो आप साल गलत पकड़ रहे हो। 1 अप्रैल 21 को आपने किया है, तो ये कौन सा ईयर एंडेड है ये? ओह 22 है ना 21-22 ये वाला है, 590 वाला है ओह हाँ है ना। तो लॉस ना पकड़, समझ। मान लो या प्रॉफिट लिखा होता, मान लो या प्रॉफिट लिखा होता, तो फिर आप क्या करते? कहाँ प्रॉफिट लिखा होता है? 2022 में जो 590 का लॉस लिखा हुआ है, इसकी जगह प्रॉफिट लिखा होता। सर प्रॉफिट लिखा होता तो 1 लाख को ऐड करते, फिर 1 लाख पे 25% लगा के उसको माइनस उसको माइनस कर, बिल्कुल सही है। Yes. ठीक है ना। अब जब 75,000 ऐड करिए ना। 75,000 ऐड करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है ना। हाँ। तो अब जब तो अकॉर्डिंगली आप लॉस के केस में फिर क्या करोगे? लॉस को कम करोगे, अच्छा है ना, लॉस को कम करोगे। प्रॉफिट को भी कम करते हो, लॉस को कम, तो लॉस को कम करने के लिए उल्टा करना पड़ता है। तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, 75,000 रुपये को माइनस करेंगे, -5,90,000 प्लस 75,000। हाँ। तो 75,000 करेंगे तो आपका एडजस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ये एक एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर समझ लिया। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या एडजस्टमेंट होगा, इसमें कुछ डाउट? सर फिर 25% लगा के माइनस करेंगे। हाँ 1,00,000 का कर दो पहले, फिर 25% 25,000 रुपये का कर दो, माइनस। हाँ। या फिर नेट एक ही बार में 75,000 का कर दो, ओके ओके है ना, कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये एडजस्टमेंट समझ आ गया, यस ठीक है ना। तो अब आगे एक दूसरा एक एडजस्टमेंट और है, इसको हम कल करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है अभी, अभी हम इसको आगे नहीं बढ़ा रहे। तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम वाला एक नया कंसेप्ट सीखा आज। बाकी वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन नई चीज़ सीखी, बट इसमें करना क्या है उसके हिसाब से वो पहले वाली चीज़ ही थी। VRS का मीनिंग हमने सीखा, इंश्योरेंस प्रीमियम वाला एडजस्टमेंट हमने सीखा, और एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला एडजस्टमेंट हमने सीखा। कल हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट इसमें सीखेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला। तो आज की क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा अभी पेंडिंग है। ओके सर।